मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय जलवायु के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। कल हमने भारतीय जलवायु के संदर्भ में चर्चा करी थी भारतीय जलवायु की, जिसमें हमने जलवायु और मौसम में अंतर देखा था। साथ ही साथ भारत में तापमान और वर्षा को लेके किस प्रकार का प्रादेशिक अंतर है और ये प्रादेशिक अंतर किन किन कारणों से है, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। प्रादेशिक वितरणों में जो वर्षा और तापमान के लेकर अंतर को देखा, उसमें हमने विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर होने वाली वर्षा और विभिन्न स्थानों में होने वाले तापमान में भिन्नता को देखा था। अब आज हम देखेंगे ये जो भिन्नता है वार्षिक और वार्षिक तापांतर या वार्षिक वर्षा को लेके वो किन किन कारणों से है। तो हमने कल शुरुआत कर दी थी वैसे कि ये जो कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिसमें अवस्थिति और उच्चावच को लेके जो कारक हैं वो हैं आपके अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच, हिमालय पर्वत की स्थिति भारत में, समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की दूरी और जल और स्थल का वितरण। इसी के साथ साथ वायुदाब और पवनों को लेकर भी कुछ कारक हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिसमें धरातलीय दाब और धरातलीय पवनें, जो धरातल पर ग्रहीय पवनें चलती हैं, और ऊपरी वायुमंडल का परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है अक्षांश। देखिए, जो अक्षांश है वो किसी भी स्थल के आपका जो अक्षांश रेखाएं हैं वो धरातल पर पश्चिम से पूर्व की ओर आड़ी इस तरीके से फैली हुई है। हमारा जो पृथ्वी का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। पृथ्वी के कर्वेचर के कारण पृथ्वी कर्व रूप लिए हुए है, जिसके कारण जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो आपका जो इक्वेटर है उस पर तो वर्ष पर्यंत सीधी पड़ती हैं, ठीक है। परंतु जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल की ओर, दक्षिण गोलार्ध में साउथ पोल की ओर चलते हैं, वैसे वैसे जो ये किरणें हैं वो क्या होती जाती हैं, तिरछी होती जाती हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर से लगाकर, ये आपका इक्वेटर है या विषुवत रेखीय प्रदेश है, यहाँ से हम उत्तर में कर्क रेखा की तरफ और नीचे 30 डिग्री मकर रेखा की तरफ जाते हैं। वहां तक आपकी किरणें सीधी हैं, जिसके कारण मतलब कम टेढ़ी हैं, जिसके कारण जो हमारा ये जो क्षेत्र है 0 से 30 डिग्री उत्तर और 0 से 30 डिग्री नीचे, ये संपूर्ण क्षेत्र हमारा उष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ 60 डिग्री और 90 डिग्री की तरफ चलते हैं, जो सन एंगल है, सूर्य की किरणें हैं, वो तिरछी होती जाती है। तो जिसके कारण फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होके गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। यहाँ देखिए कर्क रेखा है, हम जो भूमध्य रेखा की अवस्थिति है वो यहाँ पर है। भूमध्य रेखा पर आपकी सूर्य की किरणें आपका लगभग इस क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं, ठीक है। मतलब कर्क रेखा के नीचे वाले क्षेत्र तक यहाँ पर रेखाएं सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण आप देखिए जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, विशेष करके कर्क रेखा के नीचे 23.5 डिग्री कर्क रेखा के जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं, भारत की जो जलवायु है वो हमको उष्ण जलवायु देखने को मिलती है। वहीं हम जैसे ही 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ हम जाते हैं, वैसे वैसे देखिए आपका भूमध्य रेखा से यहाँ से किरणें अब क्या होने लगती हैं, तिरछी पड़ने लगती हैं इस क्षेत्र में, भारत के 23.5 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र में, जिसके कारण जो यहाँ की जलवायु है वो उपोष्ण सब ट्रॉपिकल जलवायु के अंतर्गत आती है। तो भारत में जो अक्षांश रेखा है वो भारत को 2 जलवायु भागों में बांटती हैं, उष्ण जलवायु और उपोष्ण जलवायु, जिसके कारण जो भारत का दक्षिण, जिस भारत हम कहते हैं यहाँ पर जलवायु उष्ण है, यहाँ सर्दी ऋतु हमको कम महसूस होती है, जबकि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर सर्दी गर्मी दोनों ऋतुएं हमको यहाँ पर महसूस होती हैं।
ये हुई अक्षांश की बात की किस प्रकार अक्षांश है वो किसी जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई दूसरा महत्वपूर्ण कारक है या दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे जैसे धरातल से हम ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं, हमको पता है, हमने फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि हम जैसे जैसे धरातल से 165 मीटर की हाइट तक जाते हैं, 165 मीटर की हाइट पर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो नीचे से कम होने लगता है। वैसे वैसे जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो तापमान है उसमें हमको कमी देखने को मिलती है। इसीलिए जो हमारे अक्षांशीय दृष्टिकोण से या उच्चता की दृष्टिकोण से जो क्षेत्र ऊंचाई पर अवस्थित हैं, जैसे भारत में हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र एक ही अक्षांश रेखा पर हैं परंतु दोनों के टेम्परेचर में अंतर है, जिसका कारण क्या है कि कुछ एक क्षेत्र नीचे होगा किसके दृष्टिकोण से, समुद्र तल से ऊंचाई के दृष्टिकोण से, और एक क्षेत्र की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होगी। जैसे हमारा शिमला है, शिमला हम का जो तापमान है वो गर्मियों में काफी कम रहता है क्योंकि ये धरातल से काफी ऊंचाई पर अवस्थित है। तो जो ऊंचाई है वो जलवायु को बहुत जलवायु जो किसी भी क्षेत्र की है उसको प्रभावित करने में दूसरा महत्वपूर्ण घटक का काम है वो करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है हमारा समुद्र तल से दूरी। जो क्षेत्र समुद्र तल से जितना दूर होगा वो क्षेत्र वहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय टाइप की होगी, और जो क्षेत्र समुद्र तल के जितना पास होगा समुद्र के पास वहाँ पर हमको सम जलवायु देखने को मिलती है। भारत के संदर्भ में हम अगर देखें तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, विशेष करके हम देखते हैं बॉम्बे से लगा के आपका पूरा ये जो तटीय क्षेत्र है दोनों पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, यहाँ पर इन क्षेत्रों में हमको जो जलवायु है वो सम जलवायु देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर न अधिक हमको ग्रीष्म ऋतु महसूस होती है या ना यहाँ पर अधिक तापमान में वृद्धि होती है, ना यहाँ अधिक सर्दियों में तापमान है वो नीचे चला जाता है, मतलब सम जलवायु रहती है। जैसे हमारा बॉम्बे है, हम सभी जाते हैं, बॉम्बे की जो जलवायु है वो सम टाइप की है। पर जैसे जैसे हम समुद्री क्षेत्र से अंदर की ओर जाते हैं या समुद्र से हम दूर होते जाते हैं वैसे वैसे जो जलवायु है वो अंदर की तरफ हमको महाद्वीपीय जलवायु हमको देखने को मिलती है। यानी कि महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है कि जहाँ पर समुद्र का प्रभाव बहुत कम है। तो समुद्र से दूरी भी जैसे जैसे हम समुद्र से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उस क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होती जाएगी, साथ ही साथ सर्दियों में सर्दी ऋतु भी वहां पर हमको अधिक देखने को मिलेगी। यानी कि आप देखिए इस फोटो में कि यहाँ पर जो तापमान है या तापांतर है उसमें बहुत अंतर दिखाई देने को मिलेगा, जबकि जो तटीय क्षेत्र है वहां पर हमको इतना तापांतर देखने को नहीं मिलेगा जितना भारत के आंतरिक भागों में हमको देखने को मिलता है। तो समुद्र से जो दूरी है वो भी जलवायु को प्रभावित करने का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। चौथा जो कारक है वो है आपका स्थल और जल का वितरण। आपका जो धरातल है उस पर स्थल और जल का वितरण असमान है। हमको पता है कि जो जल है उसका वितरण धरातल पर अधिक है और स्थल भाग है वो कम है, और इन दोनों का जो नेचर है गर्म होने का वो भी अलग अलग है। जो स्थल भाग है वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत जल्दी ठंडे भी होते हैं, परंतु जो जलीय भाग है जो आपके जहाँ जल है वो बहुत धीमी गति से गर्म होता है और बहुत धीमी गति से ठंडा भी होता है। तो जो क्षेत्र आपके समुद्र तट के आसपास होंगे वहां हमको अलग तरीके का सम जलवायु इसलिए देखने को मिलती है। देखिए जो आपका दिन के समय जो समुद्र तट के क्षेत्र हैं दिन के समय यहाँ पर क्या होता है कि जो स्थल भाग है वो सूर्य की अधिक गर्मी के कारण जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जबकि जो समुद्र भाग या जो तटीय भाग है वो जल है वो धीरे से
धीरे से गर्म होता है, इतनी जल्दी से गर्म नहीं होता है। तो क्या होता है कि इसके कारण जो जल भाग है वहां पर आपका उच्च वायुदाब होगा और जो स्थल भाग है वहां पर आपका निम्न वायुदाब होगा। तो हमको पता है कि जो हवाएं हैं वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती हैं। तो दिन के समय हमको जो तटीय क्षेत्र है वहां पर समुद्र समीर देखने को मिलता है, यानी कि जो हवाएं हैं दिन के समय वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। जबकि रात के समय क्या हो जाता है कि रात के समय मैंने आपको बताया था कि जो स्थल भाग हैं वो जल्दी से गर्म होते हैं, साथ ही साथ जल्दी से ठंडे भी होते हैं। तो रात के समय यही जो क्रिया होती है वो रिवर्स हो जाती है। देखिए स्थल भाग जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, तो रात के समय यहाँ पर क्या हो जाता है, जो प्रेशर है, वायुदाब है, वो अधिक हो जाता है और जो समुद्र या जो जलीय भाग है वो कम धीमी गति से आपके ठंडे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो वायुदाब होगा वो कम होगा। तो हवाएं जो हैं वो रात के समय आपके स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं स्थल समीर। तो जल समीर और स्थल समीर आपका जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनकी जलवायु को प्रभावित है वो करते हैं। इसी के साथ साथ जो समुद्र से ही जुड़ा हुआ फैक्टर है वो है समुद्री धाराएं। देखिए हमारे संपूर्ण ग्लोब पर समुद्र में धाराएं चलती हैं, कुछ धाराएं ठंडी होती हैं, कुछ धाराएं गर्म होती हैं। तो जो धाराएं जिन तटों के सहारे चलती हैं वहां पर वो उस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जो अमेरिका का ये उत्तर पूर्वी भाग है, ठीक है, यहाँ पर आपकी ऊपर से लेब्राडोर नामक ठंडी धारा आती है और यहाँ से आपका गल्फ स्ट्रीम नामक ठंडी गर्म धारा है वो यहाँ पर इस तट पर बहती है। तो जहां जहां आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा बहेगी वह वो तट आपका गर्म होगा और जहां जहां आपकी लेब्राडोर जैसी ठंडी धाराएं बहेंगी वो आपका क्षेत्र है वो ठंडा होगा। तो इस तरीके से जो धाराएं हैं, जहां जहां गर्म धाराएं हैं वो उस क्षेत्र के तट को गर्म करती जाएंगी और जहां जहां ठंडी धाराएं हैं वो उस तटीय क्षेत्र को ठंडी करते। तो खाली लेब्राडोर और आपकी गल्फ स्ट्रीम धाराएं ही नहीं है, विश्व में हर तट पर कई सारी अलग अलग धाराएं हैं। बीच में आपकी विषुवत धारा बहती है जो जिसका दो भागों में उत्तर और साउथ में इसका विभाजीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ उत्तर में ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर पेरू धारा बहती है। ये जो धारा है वो आपकी ठंडी धारा है, इसको हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व में कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन धाराओं का प्रभाव है वो जलवायु पर पड़ता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेक्स्ट जो कारक है वो है उच्चावच। उच्चावच एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। उच्चावच का मतलब होता है वेरिएशन इन हाइट, यानी कि आपकी जो ऊंचाई है उसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे हमारे देश के संदर्भ में देखें तो भारत में हमको कई प्रकार का उच्चावच देखने को मिलता है। माउंटेनियस है, आपका मैदानी उच्चावच है। भारत में आपको पठार भी देखने को मिलते हैं, समुद्र तटीय तट भी देखने को मिलते हैं। तो कई सारे ऊंचाई को लेकर भारत में वेरिएशंस हैं। तो ये जो वेरिएशन है वो भी जो ऊंचाई है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हिमालय पर्वत श्रेणी को लें तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो भारत में जलवायु को ठंडा होने से रोकती है। मध्य एशिया में जब आपकी सर्दियों के ऋतु में यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ये जो ठंडी धाराएं हैं वो भारत में प्रवेश करने से रुक जाती है, क्योंकि हाँ यहाँ पर हमारा उत्तर पूर्व से लगाकर उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी जो हवाएं हैं उनको रोक देती हैं और हमारे यहाँ पर कड़ाके की सर्दी ना पड़ के हमारे यहाँ जो जलवायु रहती है वो माइल्ड विंटर हमारे यहाँ पर रहता है। ज्यादा कठोर ठंड या सर्द हमारे यहाँ पर नहीं रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वत के कारण। इसी तरीके से जो हिमालय पर्वत है वो आपका उत्तर पूर्वी जो भारत है, जब आपकी मानसूनी हवाएं जो आपका पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं वो
आपके इस हिमालय पर्वत गारो खासी जयंता पर्वत श्रेणियों से टकराती हैं तो आपके पूरे उत्तर पूर्वी भारत में बारिश होती है। तो जो पर्वत हैं वो बारिश करने में भी और हवाओं को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरीके से अगर जो समुद्र तल से हवाएं चल रही हैं तो समुद्र तल से हवाएं हैं वो आपके पर्वतों के सहारे सहारे ऊपर चढ़ती हैं और ऊपर एक निश्चित ऊंचाई के बाद इनका कंडेंसेशन होती है और ये जो हवाएं हैं वो पर्वत श्रेणी के आपके ऑफ ऑन साइड की तरफ वर्षा कर देती हैं, जबकि ऑफ साइड पर वर्षा नहीं हो पाती है। ये जो क्षेत्र होता है वो रेन शेडो के रूप में जाना जाता है। इसका भारत के संदर्भ में हम उदाहरण देखें तो भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो हमारा अरब सागरीय मानसून है या दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जब वो भारत में प्रवेश करता है तो ये यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकराता है। ये मानसून जैसे ही पश्चिम घाट से टकराता है तो पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ बहुत बारिश होती है यहाँ पर, जबकि जो पश्चिमी भाग है, अब पश्चिम घाट का जो पश्चिमी घाट है वो कौन सा पश्चिमी क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, ये डेक्कन प्लेटो। तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में रह जाता है, क्योंकि जो भी बारिश होती है वो आपके वेस्टर्न घाट के पूर्व की पश्चिम की तरफ हो जाती है। जो वेस्टर्न घाट का पूर्वी भाग है वो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र बना रहता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। देखिए एक ही मानसून है, सिर्फ वेस्टर्न घाट के अवरोध के कारण आपका एक क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है, तो एक क्षेत्र में इसी पर्वत श्रेणी के दूसरी तरफ है वो सूखा पड़ता है वर्ष भर। यहाँ पर विदर्भ तेलंगाना जैसे क्षेत्र है जहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जो उच्चावच है वो जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे धरातलीय, जो हमने हमारा जो दूसरा फैक्टर था वायुदाब और पवनों के संदर्भ में, जिसमें ऊपरी परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ की चर्चा जब हम मानसून का मैकेनिज्म देखेंगे तब हम देखेंगे। अभी हम जिस कारक की चर्चा कर रहे हैं वो धरातलीय दाब और पवन की ही कर रहे हैं। देखिए हमारा जो संपूर्ण ग्लोब है वो विभिन्न वायुदाब पेटियों में बटा हुआ है। अब ये वायुदाब पेटियों में क्यों बटा हुआ है, कैसे बटा हुआ है, इनकी चर्चा हम फर्स्ट ईयर की जो हमारी भौतिक भूगोल है उसमें हम पढ़ चुके हैं। संपूर्ण आपका जो ग्लोब है वो 7 पेटियों में बटा हुआ है। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी आपकी इन जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है उसकी अलग अलग करती हैं। ये जो मेन आपकी भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी है, उत्तर की तरफ हम जाते हैं तो 3 पेटियां हमको उच्च वायुदाब, न्यून वायुदाब और उच्च वायुदाब की मिलती हैं। इसी तरीके से हम इस पेटी से निचली तरफ आते हैं तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपद्रवीय, और ये जो पेटियां हैं वो 2 कारणों से बनी है, एक तो तापांतर के कारण और एक आपका अन्य जो परिसंचरणीय इफेक्ट है उसके कारण। तो ये जो वायुदाब पेटियां हैं, ये वायुदाब पेटियां हमारे ग्लोब पर पवनों को जन्म देती हैं, जिसमें आपकी व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने आपका 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण की तरफ चलती हैं। इनकी जो उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा है वो उत्तर पूर्वी है और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व पश्चिमी है। ठीक है, इसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवने चलती हैं पश्चिम उत्तर पूर्व की तरफ, और ध्रुवीय पवनें चलती हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ। अब यही जो पवनें हैं, ये पवनें क्या होती हैं, एक अपनी निश्चित दिशा में नहीं चलती हैं। पृथ्वी आपकी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण और परिभ्रमण करती है, जिसके कारण कोरियोलिस बल काम करता है और कोरियोलिस बल के कारण ये जो हवाएं हैं वो उत्तर की तरफ न जाके उत्तर पूर्व में ये हवाएं हैं वो मुड़ जाती हैं। तो जिसके कारण
मतलब हवाएं अपनी निश्चित दिशा से क्या हो जाती हैं, डिफ्रेक्ट हो जाती है। तो भारत के संदर्भ में ये हवाएं किस तरीके से डिफ्रेक्ट होती हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में हमारे देश में क्या होता है, जो स्थल भाग है वहां तो न्यून वायुदाब होता है, और जो समुद्र भाग है वहां पर उच्च वायुदाब होता है। हमको ये पता है, ये थंब रूल है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। तो ग्रीष्म काल में आपका यहाँ पर जो तिब्बत का पठार है यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, हवाएं लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो और उसी समय समुद्र में हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है, जिसके कारण ये हवाएं इस दिशा से जैसे ही आपका विषुवत रेखा को क्रॉस करती है ये अपने दिशा से डिफ्रेक्ट हो जाती है। किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण। और इनकी जो दिशा है वो भारत में दक्षिण से लगा के पूर्व की तरफ और दक्षिण पश्चिम हो जाती है। दक्षिण पश्चिम अरब सागरीय शाखा के रूप में भारत में प्रवेश करती है, और दक्षिण पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल के मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। तो इसी कारण से इन वायुदाब और पवनों की दिशा के डिफ्रेक्शन के कारण से ही भारत में ग्रीष्म काल में आपकी बारिश है वो होती है। यही जब शीतकाल में हम देखें तो शीतकाल में आपका जो स्थल भाग है यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, उच्च वायुदाब हो जाता है, और नीचे की तरफ लो प्रेशर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि इस समय जो सन का जो डायरेक्शन है आपका जो वो साउथ हेमिस्फीयर की तरफ सीधा होता है, जिसके कारण आपका स्थल भाग उत्तर की तरफ यहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाता है, और दक्षिण की तरफ यहाँ पर समुद्र की तरफ न्यून वायुदाब हो जाता है, जिसके कारण हवाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं। और हमको पता है अभी कल ही आपका हैदराबाद में बहुत अधिक बारिश हुई है। उसका कारण यही है कि हवाएं आपके स्थल से समुद्र की ओर चल रही है, और यहीं समुद्र से आकर ये हवाएं आर्द्रता ग्रहण करती हैं, और आपके इस चेन्नई और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में कल ही बारिश करी है। तो ग्रीष्म काल में आपकी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं। क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर आपका न्यून वायुदाब है और यहाँ पर उच्च वायुदाब है, और यही स्थिति शीतकाल में विपरीत हो जाती है। हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, क्योंकि आपका यहाँ उच्च वायुदाब हो जाता है स्थल भाग पर, और यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है सन एंगल्स के कारण। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जो अक्षांश है आपका अक्षांश है, इसके बाद वायुदाब है, पवने हैं, इन सभी का मिक्स इफेक्ट है, जिसके कारण हमारे भारत में मानसूनी पवने जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में, एक ऋतु में समुद्र से स्थल और एक ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने हमारे विभिन्न जो कारक हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले, इनकी हमने चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत का मैकेनिज्म कि किस प्रकार भारतीय मानसून है वो इन सभी कारकों से प्रभावित होकर भारतीय मानसून है वो भारत के संदर्भ में बारिश करता है, और किस प्रकार ये कारक हमको आगे देखेंगे कि किस प्रकार ये कारक जो हैं वो हमारे भारतीय मानसून के मैकेनिज्म को तैयार करने में मदद है वो करते हैं। थैंक यू।